इलेक्टोरल एक्सरसाइज जो हो रहा है बिहार में, क्या कहिएगा उस पर सर? इलेक्टोरल एक्सरसाइज तो अलग हो रहा है, इनकी हार का बहाना ढूंढने की एक्सरसाइज एक तरफ चल रही। तथाकथित जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं ये अलग एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि भैया नवंबर में बहाना क्या देंगे, क्योंकि हकीकत है जिस तरीके से आज की तारीख में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग आजमा चुके हैं इस कॉम्बिनेशन को उपचुनाव में। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं है। जो दल अपने आप को सबसे बड़ा दल मानने का अहंकार रखता है उस दल को कम से कम भीतर खाने तो ये बात समझ में आती होगी ना कि पिछली बार भी अगर एनडीए गठबंधन अपने मूल स्वरूप में रहता और हम भी उस गठबंधन का हिस्सा रहते जिस तरीके से आज हैं, तो ये लोग दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। मैं राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं जगहों पे जीत पाई जहां पे मैंने अपने प्रत्याशी उतारे, जिससे एनडीए के वोटों में ही उस वक्त बिखराव हुआ। पर आज की तारीख में परिस्थिति विपरीत है, एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज तो एक तरफ चल रही है, बट उस पे हार का बहाना कैसे अभी से तैयार किया जाए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है इंडिया अलायंस के लोगों के द्वारा। अरविंद केजरीवाल ने भी एक बयान दिया है कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए था, बिहार में चुनाव हम अलग लड़ेंगे। कैसे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल आए, बिल्कुल लड़ें। बिहार और बिहारियों को उनको जानने में अभी बहुत समय लगेगा। दिल्ली में भी बिहारियों की एक बड़ी आबादी थी जिन्होंने इनको नकारने का काम किया। ऐसे में अब जब वो स्वयं बिहार आने की सोच रख रहे हैं, जरूर आए, पर बिहार या बिहारी उनका समर्थन करेगा एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के साथ राजनीतिक जैसे मंच का इस्तेमाल करने का काम किया। कभी बिहारियों का समर्थन उन्हें नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान मिला था। मैं मेरे प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ, गर्व होता है भाई हम लोग को जब अलग अलग देशों में मेरे प्रधानमंत्री जाते हैं और उस देश के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाता है। मुझे लगता है अपने में ये एक इतिहास है कि देश के किसी एक प्रधानमंत्री को इतने देशों का सर्वोच्च सम्मान मिले। एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व होता है, उनके साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला, उस नाते मुझे गर्व होता है कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ जिनको देश ही नहीं दुनिया के जितने राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो अपने अपने देशों का सर्वोच्च सम्मान देकर सम्मानित करते हैं। चिराग जी, आपने बयान दिया था कि चिराग पासवान जो रहते रहे दलितों को कोई कुछ नहीं कर सकता, जीतन राम मांझी करें कि चिराग पासवान ना समझ, अनुभव की कमी है, जो कहते हैं वो करते नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, अनुभव आप देख रहे हैं। आदरणीय मांझी जी मेरे पिता तुल्य हैं, उनकी उम्र और हमारी उम्र में फर्क देखिए कितना है। कतई उनके अनुभव से मेरे अनुभव की तुलना नहीं की जा सकती, और इसीलिए समय समय पर हमेशा मैंने उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखी है। संसद में भी जब हम दोनों लोग साथ बैठते हैं तो उनसे यही मार्गदर्शन मैं लेता हूं कि अगर कहीं मैं गलत जा रहा हूं, मुझसे कोई गलती हुई हो तो ज़रूर वो मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसे में उनकी जितनी बातें हैं, कई बार मीडिया के माध्यम से उन बातों को प्रस्तुत ऐसा किया जाता है जैसे वो कठोर शब्द है, पर बड़ों के कठोर शब्द भी आशीर्वाद के समान होते हैं। ऐसे में उनकी सारी बातें मेरे सराखों पर, और अगर कभी विपक्ष के लोग सोच रहे हैं कि इन बयानों को का इस्तेमाल करके गठबंधन के बीच दरार दिखाने का प्रयास किया जाए तो कतई विपक्ष की ये मंशा कतई पूरी नहीं होगी। आदरणीय मांझी जी मुझसे बड़े हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, मैंने कहा मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी तमाम बातें मेरी सराखों पर। कोई सोचे कि उनकी कही हुई बातों से मैं रिएक्ट करके हम लोग के बीच में किसी तरीके की दरार दिखेंगी, ये कतई संभव नहीं है। पूरी एकजुटता के साथ हैं और उनके अनुभव का लाभ मुझे मिले, ये आशीर्वाद मैं उनका जरूर चाहूंगा। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा तो उन्होंने महाराज चुनाव को लेकर के भी वोटर्स लिस्ट में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, बिहार में इलेक्शन कमीशन को लेकर के बयान दिया। एक जैसा मैंने कहा कि ये लोग बहाना पहले से ही तैयार कर रहे हैं, और दूसरा मेरी चिंता इस बात की कि किस अराजकता में आप जीना चाहते हैं भैया। आपको किसी व्यवस्था पे आपको यकीन नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बॉडी को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी संगठन पे आपको विश्वास नहीं है, किसी व्यवस्था पे अगर आप विश्वास ही नहीं रखिएगा, आप हर व्यवस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हैं कि ये तो सरकार के पपेट बने हुए हैं, सरकार के पपेट बने हुए हैं, जबकि आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहली बार सीबीआई किसी का तोता है, ये शब्द का इस्तेमाल यूपीए की सरकार के दौरान किया गया था। आपकी नाराजगी हो सकती है, वो मैं समझ सकता हूं,
आपकी चिंताएं हो सकती हैं, मैं वो भी समझ सकता हूं, पर उसके लिए उस पूरे सिस्टम को आप नकार दें, उस पूरी व्यवस्था को आप नकार दें, ये कतई सही नहीं है। आप ईवीएम पे आप ठीकरा फोड़ते हैं, ईवीएम अब क्या, अब ईवीएम ठीक हो गए, अब सारी चीजें ठीक हो गई, जो अब आपने ये नया शगुफा आपने शुरू कर दिया। हकीकत है आपको अपने पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर इसी तरीके से ठीकरा फोड़ने का कार्य अगर आप करते रहेंगे तो कभी विपक्ष मजबूती से वापस नहीं लौट पाएगा। इन सिस्टम्स पे, इन बॉडीज पे, इन अथॉरिटीज पे आपको विश्वास रखना होगा। एनडीए ने हमेशा से बहुत सहजता से सीटों का बंटवारा करने का कार्य किया, लोकसभा विधानसभा हर चुनाव में, इस बार भी उतनी सहजता से। चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। पार्टी समीक्षा सर्वेस करा रही है, समय समय पर मुझसे भी ये जानकारी साझा की जाती है, पर मुझे लगता है कि एक बार अंतिम जब पूरी तरीके से जब ये समीक्षा हो जाएगी, अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड लेगा। जब एक बार औपचारिक प्रस्ताव राज्य इकाई से जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आएगा, उसके बाद ये अंतिम फैसला लेगा।